एवरीवन, वेलकम टू अंगद एकेडमी। आज हम करेंगे क्लास 9th की साइंस का टिश्यूज़ वाले चैप्टर का थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट मैं इसका ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर ऊपर सजेशन बॉक्स में सीक्वेंस वाइज मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं अब इसका थर्ड पार्ट। इसमें उन्होंने दिया हुआ है हमें एनिमल टिश्यूज़ के बारे में उन्होंने बताया कि व्हेन वी ब्रीथ वी कैन एक्चुअली फील द मूवमेंट ऑफ अवर चेस्ट। जब हम सांस लेते हैं तो हमें अपने चेस्ट की मूवमेंट का पता चलता है, हम उसको फील करते हैं। हाउ डू दीज बॉडी पार्ट्स मूव, जो हमारी बॉडी के पार्ट्स होते हैं वो कैसे मूव करते हैं। फॉर दिस वी हैव अ स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड मसल सेल्स। जो मूवमेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, उनके लिए हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्स होते हैं, स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं, जिनको हम मसल सेल्स बोलते हैं। तो बेसिकली मसल सेल्स जो होते हैं वो हमारी बॉडी में मूवमेंट के लिए वो मूवमेंट का मेन काम करते हैं। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ दीज सेल्स, जो इन सेल्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है कि सिकुड़ना, और रिलैक्सेशन क्या होता है अपनी नॉर्मल पोजीशन में आना। ठीक है जी। तो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जो होती है इन मसल सेल्स की, वो हमारी बॉडी में मूवमेंट में हेल्प करती है, उनकी वजह से हमारी बॉडी में मूवमेंट होती है। ठीक है जी। इसके बाद उन्होंने हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि ड्यूरिंग ब्रीदिंग वी इनहेल ऑक्सीजन। ठीक है, ये तो हम सबको पता ही है कि जब हम ब्रीदिंग करते हैं तो हम ऑक्सीजन को अपने अंदर लेके जाते हैं। वेयर डज दिस ऑक्सीजन गो, ये ऑक्सीजन कहाँ पर जाती है? इट इज ऑब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स एंड देन इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल द बॉडी सेल्स थ्रू ब्लड। ठीक है, ये जो उन्होंने इस पैराग्राफ में दी हुई है ये सारा कुछ हमने पहले पढ़ा हुआ है छोटी क्लासेस में, कि जो ऑक्सीजन होती है वो हमारी लंग्स जो होते हैं, इट इज ऑब्जॉर्ब्ड इन द लंग्स के अंदर वो ऑब्जॉर्ब हो जाती है, और बॉडी के जो सारे सेल्स होते हैं ब्लड के थ्रू सारी बॉडी के सेल्स में ट्रांसपोर्ट हो जाती है। क्या ट्रांसपोर्ट होती है? ऑक्सीजन। ठीक है जी। तो ब्रीथ करते हैं हम, ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं, और वो ऑक्सीजन जो होती है वो लंग्स में हमारे लंग्स के अंदर अब्जॉर्ब होती है ऑक्सीजन, और फिर जो ब्लड के हेल्प से सारे बॉडी सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट हो जाती है, दैट ऑक्सीजन। ठीक है। तो वाई वुड सेल्स नीड ऑक्सीजन? सेल्स को ऑक्सीजन की जरूरत क्यों होती है? द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया वो स्टडीड अर्लियर प्रोवाइड अ क्लू टू दिस क्वेश्चन। ठीक है, लास्ट चैप्टर में हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ा था, सेल ऑर्गेनेल्स जो होती है माइटोकॉन्ड्रिया। उसमें उन्होंने क्या बताया हुआ था माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, और जो उन केमिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए हमारी बॉडी को जो एनर्जी चाहिए होती है, वो एनर्जी उन्हें कहाँ से मिलती है? वो एनर्जी उन्हें मिलती है फ्रॉम द माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ऑर्गेनेल्स जो होती हैं, वो अपने अंदर से एक सब्सटेंस को सिक्रेट करती हैं, सब्सटेंस को निकालती हैं इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। ठीक है, एटीपी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। इसकी फुल फॉर्म क्या है? एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट। ठीक है, एडेनोसिन ट्राइफोस्फेट मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में अपने अंदर से जो एनर्जी रिलीज करती है माइटोकॉन्ड्रिया, वही एनर्जी जो होती है वो हमारी बॉडी यूज़ करती है टू परफॉर्म डिफरेंट केमिकल एक्टिविटीज़। ठीक है जी। तो ब्लड फ्लोज एंड कैरीज वेरियस सब्सटेंसेज फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू द अदर। ब्लड जो होता है वो हमारी बॉडी में अलग अलग बॉडी पार्ट्स में फ्लो करता है, और सब्सटेंसेज को भी वहाँ पर लेके जाता है जहाँ जहाँ पर वो हमारा ब्लड फ्लो करता है। फॉर एग्जाम्पल, इट कैरीज ऑक्सीजन एंड फूड टू ऑल द सेल्स। ठीक है जी, सारी सेल्स जो बॉडी में जितने सेल्स होते हैं उन सभी सेल्स में ऑक्सीजन को और फूड को कौन लेके जाता है? ब्लड लेके जाता है। ठीक है जी। तो इट ऑल्सो कलेक्ट्स वेस्ट फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। हमारी पूरी बॉडी के पार्ट्स में जो भी वेस्टेज होती है, जो वेस्ट होती है, उसको भी बॉडी कलेक्ट करके पूरी को कलेक्ट करता है वेस्टेज को फ्रॉम ऑल द बॉडी पार्ट्स, और कहाँ पर लेके आता है? उनको लीवर में लेके आता है। ठीक है, और किडनी में लेके आता है फॉर डिस्पोजल। लीवर और किडनी में उनको सारे वेस्टेज को लेके आता है, जो हमारी पूरी बॉडी में वेस्टेज होती है उसको लीवर और किडनी में लेके आता है, ताकि वो जो होती है वो हमारी बॉडी से डिस्पोज ऑफ हो सके। जो वेस्टेज होती है हमारी बॉडी से डिस्पोज ऑफ हो सके। ये काम भी कौन करता है? वेस्टेज को लीवर और किडनी तक लेके आने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। ठीक है जी। तो उसके बाद ये ब्लड एंड मसल्स आर बोथ एग्जांपल्स ऑफ टिश्यूज फाउंड इन योर बॉडी। ठीक है, जो ब्लड होते हैं और जो मसल्स होते हैं वो हमारी बॉडी के अंदर मिलने वाले टिश्यूज होते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शंस दे परफॉर्म। ठीक है, जो फंक्शंस जो अलग, ये टिश्यूज जो होते हैं अलग अलग जो ये फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, उनके बेसिस के ऊपर हम ये आइडिया ले सकते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि जो एनिमल टिश्यूज होते हैं उनके डिफरेंट टाइप्स कौन कौन से हो सकते हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? अभी इन्होंने मेन, ये क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से इसको सुनिए, कि जो हमारे एनिमल टिश्यूज होते हैं उनके मेन टिश्यूज कौन से होते हैं? कौन कौन से होते हैं? इनका एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड नर्व्स टिश्यू। ठीक है जी। तो आपको ये नोट डाउन कर लेना चाहिए है कि एनिमल टिश्यूज जो होते हैं उनके डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है जी, एपिथेलियल टिश्यू। ठीक है, सेकंड नंबर में उन्होंने दिया हुआ है आपको कनेक्टिव टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, अगर आप इसको ध्यान से वीडियो को देखोगे तो आपको ये साथ साथ में लर्न भी हो जाएगा। थर्ड में है आपका मस्कुलर टिश्यू। ठीक है जी। और फोर्थ में आपका इसका फोर्थ में क्या दिया हुआ है आपने इसको इन्होंने? नर्व्स टिश्यू। ठीक है जी। तो ये 4 टाइप्स के जो मेन टिश्यूज होते हैं एनिमल्स के अंदर, इनके बारे में अब हम पूरा एक्सप्लेन करके आगे पढ़ेंगे। तो ब्लड इज अ टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। जो ब्लड होता है वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, और जो मसल्स होती हैं वो मस्कुलर टिश्यूज को बनाती हैं। मसल्स फॉर्म्स मस्कुलर टिश्यू। ठीक है, इनके बारे में भी, कनेक्टिव टिश्यू और मस्कुलर टिश्यू के बारे में भी हम इस चैप्टर में आगे पूरा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। तो इसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ एपिथेलियल टिश्यू।
द कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू इन द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। ठीक है, जो कवरिंग होती है एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, जो प्रोटेक्टिव शीट होती है, वो प्रोटेक्टिव टिश्यूज होते हैं, वो किस चीज़ के बने होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। ठीक है जी, जो कवरिंग होती है, प्रोटेक्टिव टिश्यू होते हैं एनिमल्स की बॉडी के ऊपर, वो कौन से होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। तो एपिथेलियल कवर्स मोस्ट ऑर्गन्स एंड कैविटीज विद इन द बॉडी। जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो क्या करते हैं, उनका काम दिया हुआ है ये कि एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो बॉडी के ऑर्गन्स को, और जो बॉडी में थोड़ी बहुत कैविटीज़ वगैरह होती है, खाली स्पेस वगैरह होती है, उसको फिलअप करते हैं, उसको पूरा को ढकते हैं। कौन से टिश्यूज? एपिथेलियल टिश्यूज। इट ऑल्सो फॉर्म्स अ बैरियर टू कीप डिफरेंट बॉडी सिस्टम सेपरेट। जो बॉडी का सिस्टम होता है, अलग अलग सिस्टम को अलग अलग सेपरेट रखने के लिए वो एक तरह से बैरियर का काम भी करते हैं। ठीक है जी। तो द स्किन, द लाइनिंग ऑफ द माउथ, द लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ये आपको उन्होंने बताया हुआ है कि जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो बॉडी के कौन कौन से पार्ट्स में होते हैं। ठीक है, तो ये भी आपको कहाँ कहाँ पर लोकेट होते हैं एपिथेलियल टिश्यूज, अब उन्होंने ये बताया हुआ है कि स्किन में, माउथ की लाइनिंग में, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में, एल्वियोली की लाइनिंग, लंग्स एल्वियोली में। ठीक है, एंड किडनी ट्यूबुलस जो होते हैं वहाँ पर हर जगह पर क्या होता है, एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं ये वाले बॉडी पार्ट्स में। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं, सेल्स आर टाइटली पैक्ड। ये सेल्स होते हैं वो एकदम एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे जुड़े होते हैं, टाइटली पैक्ड होते हैं। ठीक है जी, और एंड फॉर्म अ कंटिन्यू शीट, और वो एक पूरी ऐसे शीट सी बनाते हैं। ठीक है जी, कंटिन्यू शीट बनाते हैं। दे हैव ओनली अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल बिटवीन देम। इनके अंदर बहुत सीमेंट की तरह बहुत सख्त सा मटेरियल होता है इनके अंदर, तो बहुत स्मॉल अमाउंट में होता है ये मटेरियल जो होता है। एंड ऑलमोस्ट नो सेल इंटरसेलुलर स्पेस। जो सेल्स के अंदर स्पेस होती है वो तो इनके अंदर होती नहीं है। सेल्स होते हैं वो बहुत टाइटली एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो ऑब्वियसली एनीथिंग एंटरिंग और लिविंग द बॉडी, जो भी हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर से लीव कर रहा है, उसको जो होती है एटलीस्ट वन लेयर ऑफ एपिथेलियम, उनको बॉडी में एंटर करने के लिए और लीव बॉडी से लीव करने के लिए एटलीस्ट एक एपिथेलियम लेयर से तो क्रॉस होकर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई भी सब्सटेंस हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है या हमारी बॉडी से बाहर निकलता है तो उसको एपिथेलियम की एक लेयर को क्रॉस करना ही पड़ेगा। तो एज अ रिजल्ट द परमिबिलिटी ऑफ द सेल्स ऑफ वेरियस एपिथेलिया प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। तो क्योंकि उनको जो एक लेयर को एपिथेलियल सेल्स की एपिथेलियम की एक लेयर को क्रॉस करना पड़ेगा, तो जो एपिथेलियम के टिश्यू होते हैं उनकी परमिबिलिटी जो होती है सेल्स की, वो एपिथेलियल वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। परमिबिलिटी का मतलब मैंने आपको बताया था कि परमिशन देनी होती है कि वो व्हाट टू अलाउड टू कम, विच सब्सटेंस इज अलाउड टू कम इन और विच सब्सटेंस इज अलाउड टू कम गो आउट। ठीक है, कि बॉडी के अंदर कौन सा सब्सटेंस आएगा, कौन सा सब्सटेंस जाएगा, इसकी परमिशन देने को बोलते हैं परमिएबिलिटी। ठीक है जी। तो permeability of the cells of various epithelia plays an important role in regulating the exchange of materials between the body। ठीक है, जो हमारी बॉडी होती है उसमें जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है। ठीक है जी, बॉडीज़ में मटेरियल्स का जो एक्सचेंज होता है CO2 का या O2 का या और सब्सटेंसेस का जो भी एक्सचेंज होता है फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है। ठीक है, उसमें जो होता है जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो परमेबिलिटी देने की वजह से, परमेबिलिटी होने की वजह से एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। एंड ऑल्सो बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और इवन जो हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स हैं वहाँ पर भी एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं जो डिफरेंट पार्ट्स में वो होते हैं। एपिथेलियम टिश्यूज मैंने आपको बताया था ऊपर कौन कौन से पार्ट्स में होते हैं, तो वहाँ पर भी जो मटेरियल्स का एक्सचेंज होता है उन मटेरियल्स को एक्सचेंज करने में वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कौन? एपिथेलियम टिश्यूज। तो रिगार्डलेस ऑफ द टाइप ऑल एपिथेलियम इज यूजुअली सेपरेटेड फ्रॉम द अंडरलाइंग टिश्यू बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तो जो ये एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, जो इनके नीचे टिश्यूज होते हैं, इनके अंडरलाइंग टिश्यूज होते हैं, वहाँ उनसे ये किस तरीके से सेपरेट हुए होते हैं ये वाले टिश्यूज, सॉरी ये वाले टिश्यूज जो होते हैं एपिथेलियम टिश्यूज जो होते हैं, जो इनके अंडरलाइंग टिश्यूज होते हैं, जो इनके नीचे टिश्यूज होते हैं, उनसे ये किस तरीके से सेपरेट होते हैं बाय एन एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है जी, तो एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, इस तरह से मेम्ब्रेन होता है बेसमेंट मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के ऊपर जो होते हैं हम बोल सकते हैं कि एपिथेलियम टिश्यूज बने होते हैं, सेल्स बने होते हैं। ठीक है, सेल्स बने होते हैं और उन सेल्स के ग्रुप को हम एपिथेलियम टिश्यूज बोलते हैं। ठीक है, तो जो ये मेम्ब्रेन होता है ये इसको नीचे वाले सेल्स से अलग करता है। ठीक है, जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा ये इसको नीचे वाले सेल से अलग करेगा। इसकी मैं आपको यहाँ पे इमेज भी दिखा देती हूँ, ये देखिए दिखाया हुआ उन्होंने एक, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे इमेज के बारे में, पर मैं आपको यहाँ पर वो बता रही हूँ कि जो ये इसका मेम्ब्रेन होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है, ये ब्लू कलर का आपको दिखाई दे रहा है, इट्स अ बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है, जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है ये ऊपर वाले सेल्स को, एपिथेलियम सेल्स को, अंडरलाइंग टिश्यूज, ऊपर वाले टिश्यूज को, सॉरी अंडरलाइंग टिश्यूज जो इस बेसमेंट के नीचे वाले टिश्यूज हैं उनसे ये बेसमेंट जो है मेम्ब्रेन वो अलग करता है इनको। ठीक है जी, तो बेसिकली यही इस लाइन में डिफरेंट एपिथेलिया शो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। जो अलग अलग तरह के एपिथेलिया होते हैं उनका स्ट्रक्चर भी अलग अलग होता है, और किसके ऊपर कोरिलेट करता है, किससे कोरिलेट करता है उनका स्ट्रक्चर, जो यूनिक फंक्शन उन्होंने परफॉर्म करना होता है उससे रिलेट होता है उनका स्ट्रक्चर जो होता है। तो जैसे सेल्स जो लंग एल्वियोली में या फिर ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में जो सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, लंग एल्वियोली में जो ब्लड वेसल्स के लाइनिंग में जो सेल होते हैं वो ट्रांसपोर्टेशन करते हैं सब्सटेंसेस की एक दूसरे से। ठीक है जी, जैसे O2 होता है वो ब्लड से लंग्स में आता है, और जो लंग्स में CO2 होती है वो वापस किस में जाती है, वो ब्लड के थ्रू ब्लड में जाती है, और फिर वो वापस वहाँ से
क्या करती है, उसको वहाँ से डिस्पोज ऑफ होती है, ठीक है जी, एक्सक्रीशन करती है। तो जो ये ट्रांसपोर्टेशन होती है ब्लड वेसल्स की और लाइनर वेली की, वो एक सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस के थ्रू होती है, ठीक है जी। सेलेक्टिवली परमेबल सरफेस जो होता है सिंपल फ्लैट काइंड, ठीक है। सिंपल फ्लैट काइंड क्या होता है, ये एक एपिथेलियम होता है सिंपल फ्लैट काइंड का। दिस इज कॉल्ड अ सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। इसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है जी। तो बेसिकली इस पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया हुआ है कि हमारी हमारी लंग्स में और जो ब्लड वेसल्स की जो लाइनिंग होती है, इन दोनों में एपिथेलियम सेल्स होते हैं, ठीक है जी। और जो इन दोनों की ट्रांसपोर्टेशन होती है वो सिलेक्टिवली होती है, सिलेक्ट करके होती है ट्रांसपोर्टेशन की। O2 को जो O2 है उसको बाहर भेजना है लंग्स में से, लंग्स के अंदर लेके आना है, और CO2 को लंग्स में से बाहर भेजना है इन द ब्लड में, ठीक है। ब्लड से O2 को लंग्स के अंदर लेके आना है, तो ये सिलेक्टिव करके परमिशन देते हैं, ठीक है। तो ये एपिथेलियम जो होता है ये किस तरह का होता है, जो इनके अंदर होता है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम होता है, ठीक है जी। सिंपल स्क्वेमस होता है, स्क्वेमा मीन्स स्केल ऑफ स्किन, ठीक है जी। स्किन की स्केल होती है, स्क्वेमा उसका मीनिंग होता है, ठीक है। पतली सी है कि थोड़ी थिन है कि थिक है, उसके अकॉर्डिंग जो होता है ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो इसके अंदर होता है। तो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल सेल्स आर एक्सट्रीमली थिन। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल होते हैं वो बहुत थिन होते हैं और फ्लैट होते हैं, एंड फॉर्म अ डेलिकेट लाइनिंग, और ये बहुत ही सॉफ्ट सी डेलिकेट सी लाइनिंग को बनाते हैं। ऑइसोफेगस एंड द लाइनिंग ऑफ द माउथ आर आल्सो कवर्ड विद द स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है। जो ऑइसोफेगस होता है, ऑइसोफेगस पता होगा हमारी रेस्पिरेशन सिस्टम के अंदर एक ट्यूब सी होती है जिसको हम ऑइसोफेगस बोलते हैं। तो लाइनिंग ऑफ माउथ, हमारे माउथ की जो लाइनिंग होती है वो भी किससे होती है, स्क्वेमस एपिथेलियम के साथ कवर होती है, ठीक है जी। ये देखिए उन्होंने दिखाया हुआ है स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है, इस इमेज दिखाई हुई है उन्होंने। तो द स्किन विच प्रोटेक्ट्स द बॉडी इज ऑल्सो मेड ऑफ अ स्क्वेमस एपिथेलियम। तो हमारी बॉडी के अंदर स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है वो कहाँ कहाँ पर लोकेट होता है ये उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो उन्होंने उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हुए हैं कि जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल होता है वो बहुत थिन होता है, फ्लैट होता है और एक डेलिकेट लाइनिंग बनाता है। उसके बाद बताया हुआ है इस लाइन में उन्होंने कि वो हमारी बॉडी पर कहाँ पर लोकेट करता है। जो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल होता है वो हमारी बॉडी में ऑइसोफेगस में, लाइनिंग ऑफ द माउथ में होता है, ठीक है। और वो हमारी स्किन को भी प्रोटेक्ट करने के लिए स्क्वेमस एपिथेलियम जो होता है उसको कवर करता है। तो स्किन एपिथेलियल सेल्स आर अरेंज्ड इन मैनी लेयर्स। जो स्किन के एपिथेलियल सेल्स होते हैं, स्किन होती है उसके एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो काफ़ी सारी लेयर्स में होते हैं, अरेंज होते हैं। क्यों अरेंज होते हैं काफ़ी सारी लेयर्स में, टू प्रिवेंट वेयर एंड टेयर, ताकि वो जो हल्के फुल्के डैमेजेस होते हैं स्किन के अंदर उनको प्रिवेंट कर सके एपिथेलियल सेल्स जो होते हैं, ठीक है। इसलिए वो काफ़ी सारी लेयर्स में होते हैं कि अगर स्किन के ऊपर, अगर स्किन के बाहर थोड़ी बहुत डैमेज हो भी जाता है, वेयर एंड टेयर होती है, उसको प्रिवेंट कर सके, ठीक है। तो सिंस दे आर अरेंज इन अ पैटर्न ऑफ लेयर्स, तो जो होते हैं ये स्क्वेमस एपिथेलियम जो होती है स्किन के अंदर, ठीक है, लेयर्स के अंदर जो होती है वो एक पैटर्न में अरेंज होती है, ठीक है। तो इस तरह के एपिथेलियम को क्या बोलते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है जी। जो एक पैटर्न्स बनाते हैं, लेयर्स का एक पैटर्न बनाते हैं एपिथेलियम सेल्स, ठीक है। सिंपल एपिथेलियम सेल्स जो कि लेयर्स का पैटर्न बना देते हैं, फिर वो क्या बन जाते हैं, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, ठीक है जी। ये देखिए उन्होंने इमेज दिखाई हुई है आपको स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल्स का एक तरह से एक पैटर्न बना हुआ होता है, ठीक है जी। तो ये जो क्या हो जाएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस हो जाएगा। उसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस के बाद में कि वेयर अब्जॉर्प्शन एंड सिक्रीशन अकर एज इन द लाइनिंग, इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टाइन। हमारी बॉडी में इंटेस्टाइन्स होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, वहाँ पर क्या होता है, अब्जॉर्प्शन होती है, ठीक है। जो फूड हम इनटेक करते हैं उसको अब्जॉर्ब करती है इंटेस्टाइन्स जो होती है। इंटेस्टाइन में जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं, जो सिक्रीशन वगैरह होती है इंटेस्टाइन्स में, वो अब्जॉर्ब करती है हमारे फूड को, ठीक है। और सिक्रीशन में जो में भी हेल्प करती है। तो उसमें क्या होता है, टॉल एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है जी। तो बेसिकली अब वो हमें एपिथेलियल सेल्स जो हमने करे थे उनके आगे हमें पार्ट्स के बारे में बता रहे हैं कि एपिथेलियल सेल्स के जो पार्ट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है जी। तो हम पहले हमने पढ़ा है स्क्वेमस एपिथेलियम, स्क्वेमस एपिथेलियम के सिंपल स्क्वेमस और स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम पढ़ा था, ठीक है। तो अब उन्होंने हमें एक कॉलमर एपिथेलियम के बारे में हम अभी यहाँ पे पढ़ रहे हैं इस पैराग्राफ में, ठीक है जी। वो कहाँ पर होते हैं, इंटेस्टाइन्स की लाइनिंग में होते हैं। जो कॉलमर एपिथेलियम होता है वो इंटेस्टाइन की लाइनिंग में होता है, इनर लाइनिंग के अंदर होता है, ठीक है। टॉल एपिथेलियल सेल्स होते हैं यहाँ पर, उसको क्या बोलते हैं, कॉलमर एपिथेलियम, ठीक है जी। तो फैसिलिटेट्स मूवमेंट अक्रॉस द एपिथेलियल बैरियर ठीक है। जो कॉलमर एपिथेलियल होता है वो क्या करता है, सब्सटेंसेस की मूवमेंट को एक दूसरी जगह पर जाने का एपिथेलियल बैरियर जो होता है वो काम करता है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे आपको दिखाया हुआ एपिथेलियल, कॉलमर एपिथेलियल भी दिखाया हुआ है यहाँ पे उन्होंने आपको, ये है कॉलमर एपिथेलियल, ठीक है जी। ये देखिए यहाँ पे कॉलम्स के बने हुए हैं, थोड़े कॉलम्स टाइप के बने हुए हैं सेल्स, तो इनको कॉलमर एपिथेलियल्स बोलते हैं। इसके बारे में हम आगे एक्सप्लेन करके पढ़ते हैं थोड़ा सा तो इन द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है बॉडी के अंदर, वहाँ पर क्या होता है, कॉलमर एपिथेलियल टिश्यू जो होते हैं उनके अंदर एक सीलिया होता है, सीलिया सब्सटेंस होता है, ठीक है जी। सी विच आर हेयर लाइक प्रोजेक्शंस ऑन द आउटर सर्फेस ऑफ एपिथेलियल सेल्स। जो कॉलमर सेल्स होते हैं वो ये जो होता है सीलिया जो होता है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल में भी होता है और कॉलमर एपिथेलियल में भी होता है, ठीक है जी। और जो वो कॉलमर एपिथेलियल में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, सीलिया कॉलमर एपिथेलियल। और जब वो क्यूबॉइडल एपिथेलियल में होता है तो हम उसको बोल देते हैं सीलिया क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है जी।
तो इसका मेन काम क्या होता है इस हेयर लाइक प्रोजेक्शंस का, ठीक है जी। ये देखिए आपको मैं प्रोजेक्शन भी दिखा देती हूँ। ये देखिए ऊपर दिया हुआ है, प्रोजेक्शन दी हुई है ना, ऐसे बाल बाल से दिए हुए हैं, ठीक है, हल्के हल्के से बाल दिए हुए हैं। तो ये आउटर सर्फेस है, ये आपका जो कॉलमर एपिथेलियम है उसका आउटर सर्फेस है। ये वाला आउटर सर्फेस है, बाहर की तरफ क्या है, सीलिया है, जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, ठीक है जी। तो जो ये प्रोजेक्शन होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, इनका काम होता है सीलिया कैन मूव एंड देयर मूवमेंट पुशेस द म्यूकस फॉरवर्ड टू क्लियर इट, ठीक है। जो सीलिया होता है वो मूव करता है, ऐसे बाल जो होते हैं वो ऐसे ऐसे मूव करते हैं, हिलते हैं, और जब वो हिलते हैं तो जो हमारी बॉडी के अंदर मूवमेंट करते हैं तो पुश म्यूकस वगैरह जो होता है उसको पुश करते हैं हमारी बॉडी से बाहर निकालने के लिए, ठीक है जी। दिस टाइप ऑफ एपिथेलियम इज दस सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम। इसको क्या बोलते हैं, सिलिएटेड कॉलमर एपिथेलियम। तो ये जो होते हैं हमारी बॉडी में जो लिक्विड वगैरह होते हैं, ये सॉलिड वगैरह, सॉलिड के पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, उनको मूवमेंट करने में जो सिलियाज होते हैं ये हेल्प करते हैं, ठीक है जी। थ्रू द डक्ट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, जो ट्यूब्स वगैरह होती हैं, उनमें से ये मूवमेंट करते हैं लिक्विड की और सॉलिड पार्टिकल्स की, ठीक है जी। इसके अलावा जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं हमारे ट्रैकिया के अंदर, ट्रैकिया भी आपको पता होगा, अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ा होगा, उनको ट्रैकिया के जो अनवांटेड पार्टिकल्स वगैरह होते हैं, जो हमारे ट्रैकिया बेसिकली नोज़ में होती है, ठीक है, तो उनमें से अनवांटेड पार्टिकल्स को ये रिमूव करते हैं, ठीक है। कौन रिमूव करते हैं, सीलिया जो होते हैं, ठीक है जी। तो इसके बाद उन्होंने हमें दिया हुआ है डी सीलिया, ये हमने पूरा पढ़ लिया यहाँ पे। अब इसके बाद उन्होंने दिया हुआ है क्यूबॉइडल एपिथेलियम, ठीक है जी, जो ये आपको दिखाया मैंने क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके बारे में उन्होंने बताया हुआ है कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम में क्या होता है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में दिया हुआ है उन्होंने कि cuboidal epithelium with cube shaped cells form the lining of kidney tubules and ducts of salivary glands, ठीक है जी। ये देखिए उन्होंने यहाँ पे इमेज दिखाई हुई है क्यूबॉइडल की, आपको क्यूबॉइडल की ये इमेज दिखाई हुई है। तो यहाँ पे क्यूब्स की तरह सेल्स बने हुए हैं, ठीक है जी। और ये कहाँ पे होते हैं, फॉर्म्स द लाइनिंग ऑफ किडनी ट्यूबल्स। जो किडनी होती है हमारी, किडनी के ट्यूबल्स होते हैं, उनकी लाइनिंग को फॉर्म करते हैं। और जो सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे गले के अंदर, माउथ के अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स होते हैं, उनके डक्ट्स वगैरह में क्यूबॉइडल एपिथेलियम होता है, ठीक है। तो लोकेट करता है यहाँ पे हमारी बॉडी में। तो वेयर इट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट, काम क्या होता है इसका, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है जी, ग्लैंड्स को या हमारी बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं उनको क्या करता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट जो होता है प्रोवाइड करता है। उसके बाद उन्होंने दिया एपिथेलियल सेल्स ऑफन एक्वायर एडिशनल स्पेशलाइजेशन एज ग्लैंड सेल्स। जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, क्यूबॉइडल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, वो ग्लैंड सेल्स की तरह स्पेशलाइज्ड होते हैं। क्यों स्पेशलाइज्ड होते हैं, क्योंकि जो ग्लैंड सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, जैसे सेलिवरी ग्लैंड सेल्स होते हैं, जो सेलिवरी ग्लैंड सेल्स होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं, वो सलीवा को सेक्रेट करते हैं। इसी तरह से जो क्यूबॉइडल एपिथेलियम में जो सेल्स होते हैं, ग्लैंड सेल्स होते हैं, वो क्या होते हैं कि विच कैन ये सिक्रेट करते हैं सब्सटेंसेस को, ठीक है, एपिथेलियल सर्फेस के ऊपर। जो एपिथेलियल सर्फेस होता है, ये एपिथेलियल सर्फेस है, इसके ऊपर ये क्या करते हैं, सब्सटेंसेस को सिक्रेट करते हैं, जैसे ग्लैंड सेल्स करते हैं। तो समटाइम्स अ पोर्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज फोल्ड इनवर्ड, ठीक है जी। तो जो पोर्शन होता है एपिथेलियल टिश्यूज का, वो अंदर की तरह फोल्ड हो जाता है, ठीक है। एंड मल्टी सेलुलर ग्लैंड इज फॉर्म्ड, वहाँ पर क्या होता है, मल्टी सेलुलर ग्लैंड बन जाती है, ठीक है। दिस इज ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसको क्या बोलते हैं, ग्लैंडुलर एपिथेलियम बोलते हैं। इसकी आपको यहाँ पे उन्होंने इमेज नहीं दिखाई हुई ग्लैंडुलर एपिथेलियम की। ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होते हैं वो भी इसी तरह से थोड़ी इस तरह की शेप का होता है, बस उसके ऊपर से सिलिया नहीं होता, कॉलम्स की शेप का ही होता है वो भी, ठीक है जी। और वो उसका काम मैंने आपको बता चुकी हूँ कि वो हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीशन का काम करता है, जैसे ग्लैंड सेल्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है जी। जैसे ग्लैंड सेल्स हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीशन का काम करते हैं, उसी तरह से जो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम होता है, ये भी हमारी बॉडी के अंदर सिक्रीशन का काम करता है। क्या क्या सिक्रेट करता है ये हमारी बॉडी के अंदर, स्वेट वगैरह को, जैसे हमें पसीना वगैरह आता है गर्मियों में, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम की वजह से। हमारी बॉडी की ऑयली कभी स्किन लगती है, मिल्क वगैरह जो होता है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स वगैरह जो सिक्रेट होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। और हार्मोन्स वगैरह जो होते हैं वो सारे कौन सिक्रेट करता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम सिक्रेट करता है, ठीक है जी। वो अपने अंदर से ये सब चीज़ें निकालता है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम जो होता है, ठीक है जी। तो इसके अलावा एक और होता है एपिथेलियम, वो होता है सेंसरी एपिथेलियम होता है वो। इसके बारे में इन्होंने यहाँ पे दिया नहीं हुआ, वैसे मैं आपको थोड़ी सी बता देती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे देती हूँ। एक सेंसरी एपिथेलियम होता है, वो क्या करता है, हमारी बॉडी को जो एक्सटर्नल स्टिमुली होती है उसको हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स में पहुँचाता है, जो सेंसरी एपिथेलियम होता है, ठीक है जी। तो इसके बारे में अभी नेक्स्ट क्लास में आप पढ़ोगे पूरे डिटेल से। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you like this video, then please like and share, and don't forget to subscribe my channel for more videos. Thanks for watching.